बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोई लाभार्थी बताता है तो कोई सामाजिक न्याय कहता है, लेकिन जब चुनाव में पार्टियों के वादे और स्कीम्स इस तरह से सामने आ रहे हो, जैसे सीजन सेल है, 1 पर 1 फ्री, 2 पर 2 फ्री, 4 10,000 नहीं 20,000, यही सीजन सेल जो पार्टियां लगा देती हैं, उनको तो जनता रेवड़ी ही कहेगी। रोजगार के नाम पर 10,000 ले लो, खजाने का बजट हो या ना हो 30,000 वेतन ले लो, स्कॉलरशिप ले लो। ये बिहार की वोटिंग से पहले एनडीए और महागठबंधन की स्कीम्स या वादों का हाल है। इसीलिए बहस बाजीगर में आज ये मुद्दा हमने आपसे जुड़ा हुआ उठाया है। टैक्स का पैसा आप और हम देते हैं। हमारे टैक्स का पैसा ये पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि वो मुफ्त में बांटेंगी लोगों को, और मुफ्त में जब वो बांटती हैं तो उसका राजनीतिक फायदा होता है, उनको मिलता है वोट। तो पैसा हमारा और वोट उनका। इसीलिए बहस बाजीगर का मोशन है, क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? जी हां, हमने सीधा शब्द बोला है, क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? क्या इस घूस के जरिए पार्टियां वोट बटोरती हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और जो युवा यहां पर मौजूद है, मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं, कोई लाभार्थी कहता है, कोई रेवड़ी कहता है, ये सब मिलाकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी घूस नहीं है? जब टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए करती हैं। तो बहस बाजीगर की शुरुआत करें, उससे पहले आपको बता दें, ये जो नीला हिस्सा है वो क्या मानता है? घूस है। सफेद हिस्सा क्या मानता है? न्यूट्रल क्या होता है? कौन आएगा? जल्दी से आओ, एक आदमी आओ इनमें से, जल्दी से आओ मेरे पास। कौन आएगा? तुम आओ, फटाफट आओ, भाग के आओ। वेस्ट कोट पहन के आए हैं, हर बार तैयार होके आते हैं। जल्दी से माइक पकड़िए, बताइए क्या होता है न्यूट्रल? क्या होता है? इस इशू पे न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि एक मूवमेंट पे अगर हम लोग देखें तो वो सही है, क्योंकि उसके बिना हम जन कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो वो तो घूस है ही इसलिए न्यूट्रल है। यही वो वोटर है जो अंत में डिसाइड करेगा किधर का बटन दबाना है। बहुत अच्छा, चलिए आप लोग क्या मानते हैं? घूस नहीं है, जन कल्याण के लिए है। सही में मानते हैं या हैं? दिल से मानते हैं कि पैसा मिलना चाहिए? हाँ, स्कीम्स बननी चाहिए और वेलफेयर के स्कीम्स होनी चाहिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप अपना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जनता ही तय करेगी कि आज कौन सा मोशन जीतेगा। और बहस बाजीगर की शुरुआत करने से पहले आइए मंच पर बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को, और तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए, क्योंकि वक्त चुनावी है, इसलिए हमने पत्रकारों को खासतौर पर शामिल किया है। सबसे पहले अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और कमेंटेटर हैं, इलेक्शन एनालिसिस और रिसर्चर हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, सीनियर जर्नलिस्ट है। और अरविंद मोहन जी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो आज हमने सोचा है कि इस विषय पर 3 पत्रकारों को यहाँ पर बैठा दिया जाए और यही तय करें कि आज का बहस बाजीगर कौन है। देखिए, किसी भी बहस में मोशन जब होता है तो उसके पक्ष या विपक्ष में जनता सहमत हो नहीं हो, लेकिन कौन अपनी बात को सबसे अच्छे से डिफेंड करता है, कौन फैक्ट्स के साथ बोलता है, और कौन हर दिन की बहस वाली रटी रटाई बातें नहीं बोलकर कुछ ऐसा बोलता है जिससे वो यहाँ पर मौजूद जनता को कन्विंस कर पाए। क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, नीले गमछे वाले, आप बीच में अपना गमछा बदल सकते हैं, इधर लाल है उधर सफेद है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लाल या नीला गमछा लेकर दोनों तरफ जा सकते हैं। अपनी जगह पर बैठ जाइएगा, गमछा बदल लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है सफेद गमछा और नीला गमछा। लाल गमछे वाले मुस्कुरा रहे हैं सब, अभी से लग रहा है इधर से 1-2 पलटी मारेंगे पक्का। चलिए अब मंच पर अपने पहले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तो तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए, पेशे से वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जो कि पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी के लिए अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपने अपने टीम के नेतृत्व के लिए। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और अब अगले 2 कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रियंका भारती, जो कि प्रवक्ता है आरजेडी की, तेज तर्रार प्रवक्ता है और खूब वीडियो इनके वायरल होते हैं। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी आजकल ऐसे दमखम के साथ बोलते हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं पूरा डेस्क हिलने लगता है, उसको जमीन से चिपकाना पड़ेगा। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब मंच पर बुलाते हैं अपने अगले 2 वक्ताओं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं यही देख रही थी कि कौन पहले दरवाजे से घुसता है, इसकी लड़ाई दिख रही थी। जनसुराज का पक्ष रखने के लिए अक्षत सुनाक हमारे साथ है। तो प्रोफेसर संगीत रागी, जो कि पेशे से प्रोफेसर है,
लेकिन आरएसएस के विचारक हैं और बहुत बड़े समर्थक भी हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मोशन है, क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हमने ऐसा ही बोला है जैसे आम लोग सड़कों पर पूछते हैं, और इसीलिए आज इस मोशन पर बोलने के लिए दोनों को ही सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सिद्धार्थ यादव और आलोक शर्मा का, जिनको 2-2 मिनट का समय मिलेगा अपनी अपनी बात रखने के लिए। सिद्धार्थ यादव जी यहाँ पर और आप आलोक शर्मा जी इधर आइए। और सिद्धार्थ यादव जी, आपको इस विषय पर बोलने के लिए 2 मिनट का अनइंटरप्टेड समय मिलेगा। अपनी बात रखिए, विषय पर रहिए। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? सिद्धार्थ यादव जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, अगर पटना से गया जाने में 3.5 से 4 घंटे लगा करते थे और आज अगर 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, तो ये एनडीए के विकास का रास्ता है, ये झूठे वादों का जंगल नहीं है। और अगर देश में और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं को बदलते हुए अगर कोई सरकार टारगेटेड स्कीम्स लेकर के आए, जहां वो जन जन के पास जाकर के उनके जीवन में परिवर्तन करे और साथ ही उनके हाथों को मजबूर करने का काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसको रेवड़ी या घूस कहा जाना चाहिए। अगर बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करी जाए, तो मेडिकल कॉलेजेस 15 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। विपक्ष के और लोग बैठे हैं जिनने 17-15 साल वहां पर शासन किया था, वो आए तो उनसे पूछिएगा जरूर। 15 साल में जिन्होंने 0 मेडिकल कॉलेजेस बनाए, आज वो वहां पर शिक्षा की, रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए किया गया, अगर मर्डर में, डकैती में 80% तक की गिरावट बिहार के अंदर देखने को मिली, अगर लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए 1.5 करोड़ लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया गया, उनके घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं करी गई, 55,000 करोड़ की गांव के अंदर नई सड़कें बनाई गई, जितनी 60 सालों में सड़कें बनी थी उससे दुगनी सड़कें अगर एनडीए ने 20 साल के अंदर बनाने का काम किया, तो यह हमारी ताकत है, यह बिहार की धरोहर है। अगर उसके साथ हम वहां के महिलाओं को, हम वहां के नौजवानों को, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके स्वरोजगार में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बिजनेसेस सेटअप करने के लिए अगर एक टारगेटेड इंपैक्ट ओरिएंटेड स्कीम चलाएं और हम उनको ये वादा करें, हम उनको वो पैसा दें, केवल वादा ना करें, हम उनको वो पैसा दें कि अब बिहार के घर घर में, जन जन में एक नया स्वरोजगार निकल करके आएगा, एक नया बिजनेस निकल करके आएगा। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना ही ये रेवड़ी है और ना ही ये घूस है। ये बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को मजबूत करने का काम है। और जिन लोगों को महिलाओं और रोजगार से चिढ़ होगी, युवाओं से चिढ़ होगी, वो निश्चित इसके खिलाफ खड़े होंगे। पर हम इम्पैक्ट पे काम करते हैं, ये हमारे परफॉर्मेंस। समय समाप्त हुआ। आलोक शर्मा जी, अब इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय पर 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, हिंदुस्तान में 1160 के करीब नेशनल हाईवेज पे टोल थे, आज वो 7,000 से ज़्यादा हो गए। सारे नेशनल हाईवेज प्राइवेट हाईवेज में कन्वर्ट हो गए। पहली चीज़ तो मैं इनका उत्तर देना चाहूँगा, इतना कुछ किया, इतना विकास किया, उसके बावजूद पलायन और बेरोजगारी में बिहार पर कैपिटा इनकम में लोएस्ट है, पलायन में, बेरोजगारी में हाईएस्ट है। लेकिन आज का विषय नहीं, आज का विषय है फ्री बीस का, जिसको मोदी जी बार बार कहते थे रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी कल्चर, और अमित शाह जी कहते थे होली पर 1 बाटला फ्री मिलेगा, दिवाली पर 1 बाटला फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा, स्कूटी मिलेगी, 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। ये रेवड़ी कल्चर है। किसान सम्मान निधि की किस्त उस समय पर रिलीज की जाएगी जिस समय पर चुनाव चल रहा होगा। जिस समय पर चुनाव चल रहा होगा, जब महिलाएं याद आएंगी, उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए की घूस देकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये स्कीम इतनी ही अच्छी है तो यूपी में क्यों नहीं शुरू की भाई आपने? बिहार में आज आपने जब चुनाव था 20 साल से क्यों नहीं शुरू की? ये केवल और केवल चुनावी घूस है, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट के लिए केवल पूरी तरह से लालच है ये। आज जिस तरह से तमाम राज्यों में हर बार कहा जाता महिलाओं को 1500 मिलेंगे, 2100 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, किसानों को 3000 क्विंटल का मिलेगा रेट, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जिस समय पर आप आए 5 किलो राशन फ्री, 5 किलो राशन आपने कहा कोरोना के लिए, लेकिन आज तक चल रहा है। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल को लागू नहीं करूंगा मैं केवल 5 किलो राशन देकर उसके नाम पर वोट लेना चाहूंगा। कुछ होता है वेलफेयर स्कीम्स, कुछ होता है फ्रीबीज। वेलफेयर स्कीम्स के कोई अपोज नहीं करता। वेलफेयर स्कीम्स कीजिए, वो संविधान में लिखा है कि किस तरह से हर वर्ग को आगे लाना है। लेकिन आप फ्री बीज के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो उसका हर व्यक्ति अपोज करता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स के पैसे का है। मोदी जी के घर से तो जा नहीं रहा है, इनके सरकार के घर से तो जा नहीं रहा है। आप वोट का लालच देने के लिए जब ये काम करते हैं
तो सब अपोज करते हैं, और उसका एक नुकसान है कि पिछले कई वर्षों से वेजेस स्टैग्नेशन। समय समाप्त हुआ तालियों के साथ। बहुत अच्छा, दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन एक दो चेहरे मुस्कुराते, बाकी सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? किसी का मन बदला है? अभी नहीं बदला है, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये युवा चेहरे हैं और इधर नीले गमछे वाले हैं जो उसको सीधा घूस मानते हैं। सफेद वाले ने मुझे एक समझाया बच्चे ने आकर कि उसको लगता है कि वेलफेयर स्कीम है तो अच्छा है, रेवड़ी है तो गलत है, पैसा बांट रहे तो। और ये वाले कन्विंस्ड हैं कि स्कीम वेलफेयर के लिए ही होता है। अगले दो कंटेस्टेंट्स को बुला लेते हैं। कुछ बोलना है विनोद जी, अमिताभ जी? कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो इस रेस में है ही नहीं, तो रेस में है कि या नहीं ये पहले तो ये बताइए, और आपने किया है कि नहीं? अरविंद जी, कोई पार्टी बची है जिसने मुफ्त के ऐसे वादे ना किए हों? मुझे नहीं लगता। और वही, और दूसरा ये कि ठीक चुनाव के पास से इसका रिश्ता क्या है? भाई 20 साल से आप राज कर रहे हैं, तो आपको चुनाव में ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सवाल तो बीजेपी से होगा ना। हाँ, ये दोनों से पूछेंगे, अभी एक आएंगे ये रिबटल राउंड में, एकदम यही सवाल बनता ही है। आप बोलिए कुछ अमिताभ जी। सही कह रहे हैं बाकी दोनों सर जो कह रहे हैं कि भाई ये लिंक टू इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, और इसके लिए किसी न किसी को आना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो जनता हो। जनता क्या करेगी जब सारी पार्टियां पैसा दे रही है? तो क्या जनता करेगी? रिजेक्ट करे कि हम पैसे देने वाले को घूस देने वाले अरे को सब सारे ही दे रहे हो, तब क्या करेगी जनता? देखिए कौन अब सारा का सारा ठीक रहा, जनता पे फोड़ दीजिए। जनता क्या करे? ये 2500, वो 3000 तो 3500, जब तक जनता रिजेक्ट नहीं करेगी तब तक ये चलता रहेगा। कोई कोर्ट और कोई सारी पार्टियां दे रही है ना विनोद जी, सारी पार्टियां दे रही हैं, यही तो इस चक्कर। विषय पे फिर कभी बहस करेंगे। चलिए इस पर अलग से बहस करेंगे, लेकिन अब अपने अगले दो कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सत्य प्रकाश मिश्रा और प्रियंका भारती को। भाई क्षेत्रीय दल है, आप इधर जान के आए क्या कि बाद में बोलूंगा? नहीं बोल लें, कोई मुझे कोई आपत्ति प्रियंका जी? महिला पहले, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम बाद में बोलेंगे, चलेगा हमको, आप बोल लीजिए। डिसाइड कर लीजिए आप लोग। अगर मैंने कहा महिला को सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करती है हमारी पार्टी। महिला पहले, कोई दिक्कत नहीं। चले प्रियंका जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है, और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं है। तालियों के साथ बहुत बहुत अच्छे अपनी तरीके से उनका आक्रामक अंदाज रहता है। कहाँ हो तो गया, थोड़ा सा तो रुकिए, डिबेट में अपने ऑपोजिशन को भी तो बोलने दीजिए। सत्य प्रकाश जी 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। इस समय बहुत कम देते हैं। ओहो,
चलिए शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह पर भी तेजस्वी जी कह सकते हैं कल कि घर दे देंगे गरीबों को, और मोदी जी ने पहली बार इस देश में गरीबों को, जिनको घर नहीं था, उनको पक्के का मकान दिया, शौचालय दिया। जब हम कमिटेड हैं इस देश की जनता के प्रति और खजाने में पैसा है तो गरीबों का कल्याण वेलफेयर स्कीम के थ्रू करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अरे खटाखट 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 पैसा भेज देंगे, वो था रेबड़ी, करना धरना कुछ नहीं, जोड़ लिया 30,000, करना धरना कुछ नहीं, सबको सरकारी नौकरी। पता ही नहीं है नौमी फेल को कि कहां से आएगा पैसा, नहीं आएगा, और नौकरी के बदले जमीन रेबड़ी में लेते रहे, वो रेबड़ी ये खाते रहे। लालू जी के सुपुत्र चार्टर्ड प्लेन में रेबड़ी खाते रहे, और वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी के सहनी जी बहुत अच्छा नवरात्रि में रेबड़ी खा रहे थे, वो मछली का। एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार की बच्चियों को, इनको भी कन्या उत्थान योजना में पैसा मिला होगा, प्रियंका भारती जी को वहां की हैं, और स्नातक करने में 50,000 भी मिला होगा, 12वीं पास करने पे 25,000 मिला होगा। क्यों दिया? क्योंकि उनको सबल बनाना था, आगे बढ़ाना था। बीपीएससी क्वालिफाई जो पीटी करते थे उनको 1 लाख इसलिए दिया कि उनको आगे बढ़ाना था। 4.5 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दिया, माफ किया। क्यों दिया? स्कीम ला कर दिया कि मेरे बिहार का बच्चा कभी कोई किताब कॉपी कलम कोई जरूरत पड़ जाए उसको वो लाभ मिले। जीविका दीदी आज शुरू नहीं हुई है, 2005 में चुनाव हुआ था, 2006 में नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी का निर्माण किया। आज 1.5 करोड़ दीदियां अगर अपना स्वरोजगार चला रही हैं और सरकार उनको 10,000 अभी और 2 लाख बाद में दे रही है, तो ये रेबड़ी नहीं है। लेकिन वो लोग जो रेबड़ी की बात कर रहे हो बिल्कुल घूस है। मैं मानता हूं स्कीम के तहत, वेलफेयर स्टेट में किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना रेबड़ी नहीं है, वो सबल बनाने का तरीका है। चलिए समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। मिडिल ऑर्डर से एक सवाल ले सकते हैं हम लोग जी। एक मुझे असल में कंफ्यूजन इनके बोलने से हुआ कि आवास योजना इंदिरा गांधी के नाम से चल रही थी, तो मोदी जी के नाम से कैसे आ गई है? मेरी चला है, मोदी जी ने उसको बढ़ाया है, लेकिन आवास योजना घर में पक्का बनाने का तो इंदिरा गांधी के नाम। ठीक है, उस बात से आपकी सहमत है, लेकिन क्या शौचालय योजना इंदिरा गांधी जी ने दिया था इस देश को? वो तो दिया था, बताइए। नहीं तो और प्रधानमंत्री महोदय ने अगर 4 करोड़ लोगों को देश में घर दिया, गरीबों को पक्का मकान दिया, आपने दोनों योजना देते थे, हमने पक्का मकान दिया, ये अंतर जरूर है। अरविंद जी एक बेसिक चीज आप भूल रहे हैं, इनका बीच बीच में रिश्ता दोनों से रहता है, हैं? चलिए इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिहार में नीतीश जी रिश्ता मूल्यों से है। नहीं, इसीलिए बिहार में कहा जाता है नीतीश जी सबके हैं। चलिए आइए इससे पहले कि अगले ना रागी जी बैठिए। अभी युवा नेता हम चुनेंगे, युवा नेता चुनेंगे, क्योंकि इनमें से भी युवाओं को 45 सेकंड का मौका मिलेगा जिसमें वो अपनी बात इस विषय पर रख सकते हैं। इधर से कौन बोलना चाहता है? नीले हिस्से से आपस में तय कर लीजिए आप लोग। सबसे देर तक तुम्ही ने अपना हाथ उठाए रखा, पकड़ो, टोपी पहन के यहीं पे खड़े रहिए। तो एक युवा नेता तो इस हिस्से से चुन लिए गए हैं। अब चलते हैं लाल वाले हिस्से में। आप में से कौन बोलेगा? सोचो, 45 सेकंड बोलना है, जोरदार बोलना है। आइए जल्दी से आइए, टोपी लगाए हुए हैं, काली टोपी, आइए। आपकी टोपी तो बदली जाए, नेता वाली टोपी आपको दी जाए। आइए नीचे वाली टोपी आपको देनी पड़ेगी, किसी सहयोगी को दे दीजिए इधर रखने, और मेरे साथ आइए इधर से। तो ये 2 युवा नेता आज के हैं, इधर से प्रभु, इधर से नहीं। 2 युवा नेता आज के हैं और दोनों अपनी बात इस मुद्दे पर रखेंगे कि क्या ये जो वादे चुनावों के वक्त किए जाते हैं, कोई लाभार्थी कहता है, कोई रेवड़ी कहता है, सबके अपने अपने स्कीम्स हैं, वो चुनावी घूस है या नहीं है? मैं पहनाऊं? इतनी गड़बड़ हो गई थी तुम्हारी। छोटा पड़ रहा है। अच्छा, छोटा पड़ रहा है, ज्यादा अंदर ले जाने की नहीं है। ऐसे रखिए। हाँ, तुम्हारा मामला थोड़ा है, सिर का थोड़ा है। अब देखते हैं बोलने में कितना है। सबसे पहले माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम तिवारी है। शिवम तिवारी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जैसे मैम ने अभी बोला कि 1 रुपए में लैंड दिया गया है बिहार में, और रोजगार की बात हुई, तो ज़मीनें जो अडानी गवर्नमेंट को दी गई है 1050 एकड़, वो ज़मीनें क्यों दी गई है? ये पहला बार कि हमारे देश में नहीं हो रहा है कि ज़मीनें किसी गवर्नमेंट ने दी है, किसी भी इंडस्ट्रीज को ज़मीन लैंड में दी जाती है कि वहाँ इंडस्ट्री बने, उससे रोजगार आए, स्टेट भी आगे बढ़े।
और बात आरजेडी की रही तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में आरजेडी की सरकार रही। उस बीच वहां कौन सा दर, किस दर से वहां ग्रोथ हुआ है? 1% वहां का ग्रोथ रेट था, 1% था जीडीपी ग्रोथ रेट उनका दिखा गया 2004 से 2005 1.10। अब इतने ग्रोथ रेट रहा, जंगल राज रहा जिस आरजेडी में, वो आज बात कर रहा है रोजगार का। उनका समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेताजी एकदम टोपी सेट हुई थी आपकी। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। आरिश, मोहम्मद आरिश। मोहम्मद आरिश जी, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय। टोपी पहले ही सेट कर लिए थे, हैं? पहनाते हो किसी को टोपी? चलिए, 45 सेकंड का आपका आरिश जी समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में जो अंतर होता है वो इस तरीके से समझिए। एक यूपीए की सरकार थी जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप लेकर आई, और ये एक बीजेपी की सरकार आई है जो कि 10-10 हज़ार रुपये मुफ्त में बांट रही है। वो भी किस वक्त? जब इलेक्शन कमीशन 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की घोषणा करता है, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में बिहार के 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये का अमाउंट भेज दिया जाता है। तो ये घूस है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का अमाउंट अगर काटा जा रहा है और आपसे टैक्स का पूरा पैसा लिया जा रहा है, तो ये आपका कोई भला थोड़ी करा जा रहा है। आपसे टैक्स में 100 रुपये में पेट्रोल लिया जा रहा है, 50 रुपये आपसे टैक्स के लिए जा रहे हैं, और वेलफेयर के नाम पे आपको चुनाव के वक्त थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है। तो ये घूस है, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। बहुत अच्छा। दोनों युवा नेताओं के लिए ताली बजाइए भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। शिवम जी और आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त एकदम। नेता तुम ही हो कल के। टोपी की सेटिंग लास्ट तक तो हो ही जाएगी तुम्हारी, इधर न उधर बैठ ही जाएगी नेता वाली टोपी। बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने, कम से कम पॉइंट्स थे। उन्होंने टॉपिक पर अपनी बात रखी। और अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर हमारे अगले 2 जो कंटेस्टेंट्स हैं, अक्षत सुनाक और प्रोफेसर संगीत रागी। अक्षत सुनाक जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी से हैं, और प्रोफेसर साहब तो हैं ही प्रोफेसर साहब। हाँ, आजकल यही चल रहा है, पहले आप, पहले आप। मैं बोलना दूंगा, मेरा नाम अक्षत शौनक है, और आप इतनी प्रखर वक्ता हैं तो आपको पूरा देश सुनता है। मेरा नाम ठीक कर। हमको लगा था ऋषि सुनाक के साथ आप भी एक और सुनाक आ गए हैं, लेकिन आपके कहने पर, आपकी गुजारिश पर शौनक जी, शौनक, अक्षत शौनक, आपका समय शुरू हो रहा है 2 मिनट का अब। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि रेवड़ियां एक लक्षित प्रलोभन है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि चुनाव आते हैं, सरकार इन्हें जन कल्याण का मुखौटा पहनाकर फव्वारे की तरह अपने बजट को जनता पे न्यौछावर करना शुरू कर देते हैं। बट एक बात जो इसमें वो भूल जाते हैं कि अगर आप चंद पैसे देकर किसी की समस्या को छोटे समय के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप इसको आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, माफ कीजिएगा, आप उसे अपने आप पर निर्भर कर रहे हैं, सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। और बिहार जैसा राज्य जहां पर 4,600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक कर्ज है, उस राज्य में आप वर्ल्ड बैंक से 20,000 करोड़ लेकर महिला सशक्तिकरण के नाम पर चुनावी डेडलाइन अनाउंस होने से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को बांट देते हैं। जिस राज्य में महिलाएं 50% से ज्यादा अशिक्षित हैं, 2 करोड़ से ज्यादा रात को एक रोटी खाए बिना सो रही हैं, जहां विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, 1 लाख लोगों पर 6 बेड हैं, उस राज्य में आप रेवड़ियों को बांटकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप ये समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम इनकी बदहवासी को, अगर हम इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कोई मैजिक पिल के जरिए नहीं हो सकता है। आपको स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी पर काम करना पड़ेगा, लोगों की स्थिति को बदलना पड़ेगा। 10 में से जहां पर 4 महिलाएं कुपोषित हैं आज भी, उस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से मजबूत करना होगा कि ऐसी समस्याएं लॉन्ग टर्म में ना आए। 15 साल थे आपके पास, क्या आप उसमें इस समय को यूटिलाइज करके इन स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज को दूर नहीं कर सकते थे, जो आपको चुनाव के समय ऐसी रेवड़ियां बांटनी पड़ी? आज युवा मेरे सामने बैठा है और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज अगर आपने इस रेवड़ी का विरोध कर दिया और इस पुरजोर तरीके से किया कि बिहार के सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज चली गई, तो आपके गमछे का रंग बदले ना बदले, आने वाले बिहार की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। तालियों के साथ जबरदस्त समापन समारोह भी बड़ा अच्छा हो रहा है। इधर से तो हो चुका है, अब संगीत रागी जी, प्रोफेसर साहब, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करना बेमानी है, इसलिए क्योंकि सारे लोग इसमें, जयललिता से लेकर के अरविंद केजरीवाल,
एक से एक फ्रीबीज के सम्राट यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। अरे पिछला चुनाव आपको याद नहीं होगा जब राहुल गांधी कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट, और जब चुनाव हार गए तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के किनारे लोग लाइन लगा करके खड़े थे, बोल रहे थे कि हमको तो कहा गया था कि पैसा दो हम पैसा देंगे, वोट दो हम पैसा देंगे। तो ये बातें, चाहे आप टेलीविज़न बांटने की बात करते हो, चाहे आप लैपटॉप बांटने की बात करते हो, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, ये सारी चीज़ें आप उसे फ्रीबीज के तौर पर ही देख रहे हैं और कोई पार्टी आज के दिन में उसे अछूता नहीं रहा है। मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ। रही बात, ये बातें जब 10,000 देने की बात हुई थी, यदि ये विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर है और सोशल पॉलिसी के आधार पर है तो ये बिल्कुल सही है। याद कीजिए जब लखपति दीदियों के बारे में बात की जाती थी तो इसी प्रकार की शिकायतें की जाती थी कि अभी एक घुसखोरी है। तो इस रूप में आप मत देखिए। बिहार के अंदर महिलाओं को यदि 10,000 रुपये की से शुरुआत की जाती है और बाद में सरकार कहती है कि हम 1 लाख रुपया देते हैं, आप जो है अपने आप को एम्पावर कीजिए। आप जो है वहाँ पर इंडस्ट्री तो बड़ी नहीं खड़ी की जा सकती। अभी एक जिक्र चला था, बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, कौन किसने बर्बाद किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसने बर्बाद किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का पलायन देख लीजिएगा, किस समय सबसे ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट जो है वो पलायन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी आए या देश के अन्य राज्यों में गए। तो वो लोग आज कहते हैं कि हम यहाँ पर ये इंडस्ट्री ला देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देंगे, हम एजुकेशन हब डेवलप कर देंगे। मुझे लगता है ये सारी बातें बेमानी है और ये खेल ऐसा है कि जिसमें सारे लोग अब शामिल हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये फाउल प्ले हो रहा है। चलिए तालियों के साथ समापन। इनसे सवाल है, छोटे-छोटे सवाल। फिर संगीत रागी जी सवाल ये है, आपने कहा बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, जाहिर है लालू जी के संयुक्त बिहार हुआ में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, झारखंड समेत जो था, तो जाहिर है वो कांग्रेस के जमाने में बने होंगे इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि 90 के बाद फिर बर्बाद हुए। 20 साल से हैं तो उनमें से आप लोग हैं, आपकी सरकार है, उनमें से कितने इंडस्ट्रियल एरिया रिवाइव किए गए? देखिए मैं इतना जानता हूँ दिल्ली में तो मैं हूँ तब से 3 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU के बाद 3 यूनिवर्सिटी बन गए और वर्ल्ड क्लास बन गए। बिहार में कितना वक्त लगेगा बनने में? नहीं, मुझे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देखिए गुरु नानक यूनिवर्सिटी, ये सब तो खैर पार्टी वाले बताएंगे, विचारक हैं कहते हैं। देखिए मूल बात ये है कि पलायन की बात है और वहाँ पर इंडस्ट्री की बात है। तो हाजीपुर एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छे तरीके से बिहार के अंदर नहीं काम कर रही। इसका तो बना लालू राज में ही। सुन लीजिए एक और बात, जहाँ तक विश्वविद्यालयों का मामला है तो विश्वविद्यालयों के मामला में अभी भी बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ है बिहार के अंदर, ये सच्चाई। अभी पार्टी वाले आएंगे, उनसे ही पूछेगा। जल्दी से एक छोटा सा रिबटल, उसके बाद उन दोनों को बुलाएंगे। आप मौका दे रही हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी वाले यही रोते रहते हैं। नहीं धन्यवाद, आपने मौका दिया। हमें क्यों नहीं दे? वही मुद्दों को ये उजागर कर रहे हैं आज कि बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार में शिक्षा की कमी है। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो एक विकल्प के रूप में सशक्त तरीके से बिहार में खड़ी है, जो ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम 15 साल के बच्चों तक के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ पलट के। आपके जो नेता हैं प्रशांत जी, वो अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार प्लान करा रहे थे ना, दिल्ली में चुनाव लड़वा रहे थे। बिल्कुल। तो अरविंद जी की तो इतनी लंबी लिस्ट है फ्रीबीज की, तब समझ में नहीं आया था कि फ्रीबीज क्यों दे रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने क्या फ्रीबीज की लिस्ट बनाई कि नहीं, ये मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जब वो खुद मैदान में आ गए हैं, खुद फोर फ्रंट पे, आज वो पार्टी 243 सीट्स पे जब उन्होंने लड़के खड़े करके उनको लड़वाने का प्रयास किया है, तो उन्होंने वहां पर कोई भी फ्रीबीज नहीं दिया। आपको उसका मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आज 5 मुद्दे जो हम ऐसे बोल रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो भत्ता है उनका वो बढ़ा है, किसानी को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको बताया, तो उन्होंने आज फ्रीबीज नहीं दिया। और आज आगे तो आलोक शर्मा जी जल्दी से आइए। इन दोनों से जजेस के भी सवाल रहेंगे और मुझे लगता है ऑडियंस से भी 2-3 सवाल में जल्दी जल्दी लेना चाहती हूँ। सर 5 साल हर पार्टी सोई रहती है और जब इलेक्शन आता है तो आपकी फ्रीबीज के डिब्बे खुल जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका बिल जनता की जेब से ही फटेगा या आप पे करेंगे? प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं शराबियों को शराब खोलने के विषय में, तो ये मतलब क्या चाहते हैं कि युवाओं को शराब पिलाना और ये सब करना? तो एजुकेशन की तो बात वो करे ही नहीं और अपने बच्चों को बिहार में पढ़ा भी नहीं रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो किस प्रकार का वो प्रवास ये करना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये औरतों को दिए जाते हैं और गृह ज्योति योजना में 200 रुपये की बिजली भी फ्री दी जाती है और साथ ही में उनका बस ट्रैवल भी फ्री है, तो क्या ये फ्री भी नहीं है? मैम मेरा क्वेश्चन प्रियंका दीदी से, वो कह रही हैं कि अमित शाह जैसे बिहार में आए और उन्हें लाइक इंडस्ट्री मांगा गया, बिहार को इंडस्ट्री दिया नहीं गया। जो भागलपुर में हुआ है पावर प्लांट वाला, वो भी इन्वेस्टमेंट है बिहार में। जैसे बोकारो का पूरा भेस बदल गया, आज पूरे देश में बोकारो को जाना जाता है, कल बिहार को जाना जाएगा, वैसे उस भागलपुर को जाना जाएगा। और दूसरा बात, वो अडानी को ब्लेम कर रही है, वो अंबानी को ब्लेम कर रही है कि वो लोग मिले हुए पार्टी से। अगर कांग्रेस के भी साथ अडानी अंबानी ने डील किया, इस रेजिम में भी किया है, तेलंगाना में भी किया है, राजस्थान में भी किया है, झारखंड में भी किया है, तो उसे मैम हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट है। वो लोग साथ ये इसे कहते हैं कि गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के साथ में काम कर रही है, जो आरजेडी के रेजिम में बिहार में नहीं हुआ था, जो आज बिहार में हो रहा है। एक आखिरी सवाल लेते हैं जिसका जवाब ये लोग देंगे, अपने अपने सवाल नोट कर लीजिएगा। मैम ठीक है, मान लिया कि आप सबने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ लाई हैं और बहुत अच्छी सी टॉप नॉच एजुकेशन स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो चुका है। पर आज तक किसी भी कांग्रेस या बीजेपी या कितनी भी पार्टीज हैं, उनमें से किसी का भी बेटा या बेटी या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स एजुकेशन या हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट सेक्टर में खुद पार्टी से जोर से ताली बजाइए, एकदम जोर से बजाइए। नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल और अस्पतालों में नेता अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं? और आप लोग कहते हैं कि जन कल्याण के लिए निकले हैं। 1 मिनट का टाइमिंग देते हैं आपको, आपका 1 मिनट का समय रिबटल के लिए, बच्चों के सवालों के जवाब के लिए 1 मिनट का समय। आलोक जी शुरू होता है अब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है स्वतंत्रता से लेकर, चाहे वो इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम रहा हो और चाहे पिछड़े क्षेत्रों के अंदर तमाम उद्योग लगाने की बात हो, बोकारो हो और चाहे धनबाद हो और चाहे IIM खोले हों, IIT खोले हों, वो सब कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं। इसके बाद जब हमारा अगर UPA 1 और UPA 2 का भी समय देखेंगे तो हम अधिकार देने की बात हमने की है। सबसे पहले हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए कि भाई सबको गारंटी देते हैं कि रोजगार मिलेगा। राइट टू फूड 2013 के अंदर आया, भूमि अधिग्रहण कानून आया, हमने ट्राइबल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके सबसे पहले उनकी भूमि पर, उनके उपज के ऊपर उनको अधिकार देने की बात की। 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमारे थे। जहां तक बात 10,000 की है कि वो घूस है, मैं स्पेशली इसलिए कहूंगा कि वो इलेक्शन के टाइम पर दिया गया। अगर यही 1,000 एक साल पहले दिया गया था तो होता 10 साल 10,000 रुपए, तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। अब आप अपोजिशन में हैं, आप 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगर 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये घूस है। समय समाप्त हुआ। चलिए आप जल्दी से ताली तो बजाइए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए। किसी का अभी तक मन बदला या नहीं बदला आप में से? इस बार तो गजब ही, और आपका बदला है? ठीक है, अब ये बोल ले, उसके बाद एक ही साथ पलटिएगा जिसको जाना है। मतलब इस बार तो कोई मन ही नहीं बदल रहा है, एक भी मन नहीं बदल रहा है। अभी बदलवाते हैं। हाँ? अभी बदलवाते 60 सेकंड में 60 सेकंड में 60 सेकंड में सिद्धार्थ यादव जी, आपका इस विषय पर जवाब देने का 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, आज विपक्ष को सुन करके अंजना जी मेरे मन में एक कहावत याद आ रही है। थोड़ा शब्द खराब है फिर भी मैं कह देता हूँ, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। इनकी हालत वही हो चुकी। अब हम 10,000 रुपए अगर सशक्तिकरण के लिए देंगे, रोजगार के लिए देंगे, घर घर में बिजनेस सेटअप करने लेंगे तो बहुत खराब हो चुका। पर हम चुनाव से पहले कहेंगे खटाखट 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 खटाखट, सब ले जाओ सब ले जाओ सब ले जाओ, वो बहुत अच्छा था। अगर ये आपकी नीयत रहेगी, ये आपकी सोच रहेगी, तो आपकी ये सोच हित की नहीं है। दूसरी बात, यहां प्रश्न पूछा गया चुनावों से ही पहले क्यों दिया जा रहा है। मुझे लगता है चुनावों से लिंक नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस से लिंक करना चाहिए। इतिहास के अंदर एक ही चीज हुआ करती थी, पार्टियां आती थी, चुनावों से पहले वादा करती थी, आगे बढ़ जाती थी। दिल्ली के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ। पंजाब के अंदर फ्रीबी का वादा करके गए थे, 2,500 रुपए देंगे, वो वादा कर दिया 5 साल की सरकार चला लेंगे, आखिरी साल तक नहीं देंगे। दिल्ली वालों ने वादा किया कभी नहीं देंगे। यहां पर एनडीए का मॉडल है जो देता है, करके दिखाता है, बजट में से करके दिखाता है, जो तमाम चीजें साथ में वेलफेयर की चल रही हैं उसके साथ करके दिखाता है। ये फ्रीबी नहीं, ये वेलफेयर है, ये रेवड़ी नहीं, ये स्वरोजगार है, और इसलिए इसका साथ सबको देना चाहिए। जबरदस्त, आप दोनों अपनी जगह पर अब जा सकते हैं। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत अभिनंदन। और जो उन्होंने इश्यूज रेज किए, सत्यप्रकाश जी आप उसका जवाब दे दीजिएगा। आइए प्रियंका जी, फटाफट आपका रिबटल राउंड का। इन दोनों से अगर कोई सवाल है तो छोटा छोटा संक्षिप्त। अमिताभ जी, इस बार आपको हम सम्मान दे रहे हैं, पहले आप बोल लीजिएगा। मेरा एक सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई रेवड़ी कल्चर खराब है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है उनका, और भाजपा और जेडीयू या एनडीए पार्टी या अलायंस विद अ डिफरेंस है, तो आप जब कोई भी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं
उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट और वो कैसे फंड हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप क्यों नहीं कर रहे? और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक मॉडल देते हुए आप जनता से क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई 10,000 रुपये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देने चाहिए, फ्री बिजली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। मैं सबब करने की कोशिश करूंगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, शुरू हो रहा है अब। किसी भी सरकार को जब ये महसूस हो कि उसको किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और स्कीम लाने की जरूरत है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको पता होता है और वो बजटरी प्रोविजन से ही लेके आता है। 50,000 करोड़ उसमें सप्लीमेंट्री बजट में जोड़ा गया है। आलोक शर्मा जी आजकल अखबार कम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिहार की पहले तोड़ दी गई थी कमर, फिर तोड़ा हाथ, फिर तोड़ा पैर, वो टूटा फूटा उजड़ा बिहार नीतीश कुमार को मिला। उस बिहार को अगर स्कीम से, वेलफेयर स्कीम से बच्चियों को पढ़ाते नहीं और लोगों को जो ये जनधन खाता खुला था, गरीबों को उसमें पैसा नहीं जाता और केंद्र सरकार सम्मान निधि किसानों को नहीं देती और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता, स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, तो कैसे सर्राटे दौर हम दौड़ पाते इस विकास की दौड़ में? विकास दर हमारा बढ़ा, पहली बार 11.3% था पहले कार्यकाल में, अभी 14.5% है। ऐसे हर स्कीम को चुनाव से जोड़ के मत देखिए। पहले तो लोकसभा चुनाव था, कहते हैं लोकसभा में ला दिए, ऐसा कोई चुनाव स्कीम नहीं है। समय समाप्त हुआ, तालियां। बहुत अच्छा। प्रियंका भारती जी, कोई सवाल इनसे? प्रियंका जी से विनोद जी का सवाल। प्रियंका, आप लोग तमाम बिहार की सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। आप अपने 15 साल के शासन की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि तो बताइए कि जिसको लेकर के आप चुनाव में जा सके। आपके पूरे उस कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। चरवाहा विद्यालय था सर, नहीं वो जिसकी यूएन ने तारीफ करी थी। प्रियंका जी से आपका इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल टाइम का 60 सेकंड का समय प्रियंका जी शुरू होता है। कह रहे थे कि लालू जी का शासनकाल जंगल राज था। पिछली बार हमको याद है 3 कारखाना रेलवे का बिहार में आया था, वो लालू जी एज अ रेलवे मिनिस्टर ही लेकर के आए थे। पर आज के रेल मंत्री क्या करते हैं? हर दिन हम तस्वीर देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाथरूम में भर भर के बिहारी बिहार में जा रहा है और कह रहे थे 12,000 ट्रेन चलेगा। वो भी वेलफेयर स्कीम का हिस्सा था ना, कहाँ गया वो 12,000 ट्रेन? हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये रेवड़ी पर बात करते हैं। हमको पता ही ना, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते 15 लाख हर खाते में भेजेंगे। 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन करिए तो कितना होता है? 2.1 इंटू 10 टू द पावर 15। 0.00000 बोलते रहेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आखिरी बात ये कहेंगे कि जो सरकार अभी वहां पर है सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहारियों का जो आज हाल है वो नहीं होता और हम लोग जो आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं वो नहीं होता। इसलिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं चादर पैर जितना बड़ा है, चादर उतना ही बड़ा रखिए, चदरवा अब आपको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बिहारी बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं अब बिहार में। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा रिबटल राउंड में। सत्य प्रकाश जी, हिलना तो पड़ेगा यहाँ से बिना बोले। कोई जवाब सवाल नहीं है ना? हो गया आप दोनों का रिबटल राउंड हो चुका है। आखिरी 2 कंटेस्टेंट्स जो है जिसके बाद बहसबाजी। बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था। अडानी को कैसे मिला ये पूछिए गुजराती प्रधानमंत्री जी से। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि अन्याय है, लेकिन अब तो हो गया। चलिए आइए, जल्दी आइए मिस्टर रागी जी, फटाफट एकदम। आप लोगों को अब 1-1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा। रागी जी वजनदार हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं। आइए रागी जी, 1 मिनट का समय रिबटल राउंड के लिए आपका शुरू होता है अब। ये कोई प्रश्न पूछेंगे? नहीं, मैंने तो बोल दिया, आपको शुरू कर दिया, टाइम आपका जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि रेवड़ी का मामला इलेक्शन कमीशन के विषय का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, 2014 के अंदर आया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पार्टी भी बनी, बट आज तक कोई एक जिसे कहते हैं एक डायरेक्टिव्स नहीं आया और उस पर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, एक बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था कि रेवड़ी और इसमें पॉलिसीज़ में अंतर, अब किसी ने अंतर नहीं किया। बिल्कुल, यदि आप पैसे डायरेक्ट देते हैं तब तो वो रेवड़ी के मामले में आता है, लेकिन वो किसी सोशल पॉलिसी के अंतर्गत को उसका हिस्सा है, एम्पावरमेंट का हिस्सा है,
तब मुझे उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो रेवड़ी है। थोड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी की है और अच्छा किया है कि उसने कहा है कि हम एम्पावरमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं, न कि हम ऐसे जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते थे और राहुल गांधी बोलते थे। एक उनने वो प्रश्न उठाया था जब आप दिल्ली में जब बसों की सुविधा दे रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? सभी महिलाओं को हम दे रहे हैं क्लासिफिकेशन। समय समाप्त हुआ, ताली बजा दी। नेताजी का भाषण जब खत्म करना हो तो सबसे अच्छा हथियार आपके हाथ में है। और अब शौनक जी आपका समय 60 सेकंड का रिबटल के लिए शुरू होता है। देखिए, मैं रागी जी से डिसएग्री करता हूं। शायद पैसे डायरेक्टली देना भी रेवड़ी में काउंट नहीं होगा। रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि रेवड़ी में कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड डे मील बिहार में, जहां पे मेल नरिशमेंट को, कुपोषण को टैकल करने के लिए बिहार सरकार ने मिड डे मील को शुरू किया। और वहीं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, जहां पर यह देखा ही नहीं गया कि कौन से उपभोक्ता हैं जिनको सच में इसकी जरूरत है, ब्लैंकेट सबको गिव अवे कर दिया गया। तो ऐसे जो मूलभूत डिफरेंसेस होते हैं जिससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, पोल में आपको फायदा मिल सकता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, वो रेवड़ी कहलाते हैं। और जहां लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। जहां एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तहत चीजें की जाती हैं उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। आता हूं आपके प्रश्न पे। आपने बोला था कि बिहार में सबसे पहले शराब खोलेंगे। बिल्कुल खुलना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार में शराब माफिया पनपने लग गया है। 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू बिहार सरकार को मिलता, जिससे शायद कितनी सारी जन कल्याण की कार्य हो सकते थे, वो आज वही शराब माफिया बिहार के बच्चों को लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है। बोलिए चीयर्स। समय समाप्त हुआ आपका। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब जनता की बारी है, क्योंकि वो QR कोड स्कैन करके कुछ ही देर में इस पोल का हिस्सा बनेंगे। और अगर आप भी घर पर अब ये डिबेट देख रहे हैं तो QR कोड आप लगातार देख ही रहे होंगे। उससे पहले क्या कोई ऐसा है जिसका मन बदला है? तो गमछे का रंग, आइए, वाह, गमछे का रंग जो बदलना चाहता, आप भी बदलिए बदलिए बदलिए। कौन सा? नीला वाला जितना है उधर जाइए और मतलब अपनी जगह पर ही आ जाइए, गमछा लेकर जाइए। काफी लोग बदल गए भाई, मेहनत रंग लाई आप लोगों। अभी पूछते हैं कितने ने नीला लिया, कितनों ने वोटिंग से पता लगेगा। वोटिंग से पता लगेगा। ये सफेद वालों का मन जान नहीं सकते आप, यही सबसे ज्यादा चटका देते हैं। ये वाले जो है ना, ये यही सबसे बड़े हैं। अच्छा, कितने लोगों ने नीला गमछा मतलब लिया है बदल के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई तुम बोले थे, तुम ही पलट गए। ये तो आलोक जी ने एकदम गजबे कर दिया। तो यहाँ क्या झूठ बोल के गए? कैप्टन ने ही बदल दिया। मैंने कहा था ना, मुझे शुरू से इस पर शक था, ये नेता पक्का बनेगा। भाषण दिया और पलट गया। अब कितने लोग हैं? किसी ने इधर से बोला नीतीश कुमार पर गया है। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया? 3। सिद्धार्थ जी, रेवड़ियों को लेकर जनता की सोच जो है थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। चलिए अब पोलिंग कराते हैं। फटाफट QR कोड स्कैन कीजिए। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हाँ कहने के लिए आपको हाँ पर टिक करना होगा, प्रेस करना होगा जो बटन आपको दिख रहा है। नहीं के लिए नहीं, और कह नहीं सकते वाले भी अपनी राय रख सकते हैं। तो तीनों में अब वोटिंग लाइन 60 सेकंड के लिए हम खोल रहे हैं। आप वोट कर सकते हैं अभी। और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं वो भी QR कोड स्कैन करके अपनी राय इस पर स्कैन करने के बाद अपना वोट डाल सकते हैं। आपका वोटिंग का 60 सेकंड शुरू होता है अब। हाँ वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, 70% के आसपास हैं, और नई वाले बहुत पीछे चल रहे हैं। मुकाबला नहीं, आपसे ज्यादा तो कह नहीं सकते वाले हैं। हाँ वाले 69%, 14% नहीं, 13। आज अब सवाल ही ऐसा है तो आप अच्छी बात है ना, दोनों खुश होके जाइएगा, हमें क्या है। बट इससे जनमानस की भावना को तो समझिए कि जनता भी इससे तंग आ चुकी है। उनको भी लगता है कि रेवड़ी वाला जो है ना मामला, वो खत्म होना चाहिए। चलिए अब आपका सिर्फ 15 सेकंड बचने वाला है। दोनों खुश होके जाइएगा, दोनों खुश होके जाइएगा। लेकिन रेवड़ी को चुनावी घूस मानती है जनता, आज इस बात पर मुहर लग रही है। वोट किधर करती है ये तो बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड अलग रहा है। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है और आखिरी के 5 सेकंड में समय समाप्त हुआ और 69% के साथ क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हाँ कह रही है जनता।
और यही जनमानस है इस वक्त कि जो भी आप पैसा और ये सब जो बांटते हैं चुनाव के पहले, वो चुनावी घूस है। और अब सारा कैमरा इन तीनों पर डाल दीजिए। तो आज के बहसबाजीगर का जो खिताब है वो मिलता है जो जन स्वराज के प्रवक्ता हैं अक्षत। ओहो, शौनक साहब जो है, शौनक जी इतने खुश हो रहे हैं। चुनाव में जो भी नतीजा निकले यहाँ पर तो बाजी मार ली। नहीं ये अरे भाई क्या है, नहीं तय ये हुआ, नेता इनके चुनाव नहीं लड़ रहे। तय ये हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कह रहे हैं अपनी हम बात को जीतेंगे। बहुत आर्टिकुलेट तरीके से और तथ्यों के साथ रखा। और चूंकि टीवी बहस में शायद बहुत पहली बार या दूसरी बार दिखाई पड़े हैं, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बात रखी। आप लोगों को सुशील लोग पसंद हैं क्या? तो वो बात देखिए, बाकी तो सब मजे में खिलाड़ी हैं। हाँ। अब संगीत रागी जी, आलोक शर्मा, सिद्धार्थ जी, मिश्रा जी और ये प्रियंका, ये सब तो मतलब कई टेस्ट मैच खेले हुए हैं। यहाँ पर सबका कमजोर पिच पे ही खड़े हैं ना सारे सारे। लेकिन ये अक्षत शौनक जो है, इन्होंने जिस तरह से बात रखी, उसको हम तीनों जजेस ने इस पे ये तय किया कि ये खिताब इनको ही मिलना चाहिए। आपके नेता चुनाव काहे नहीं लड़े? मैडम चुनाव लड़ रहे हैं 243 सीट्स पे लड़कों को लगाकर, ये सब जो ज्ञान कहीं बिहार और के रखिएगा। सबसे विद्वान लोगों को ले जाकर लड़ रहे अरे हैं। जो नेता खुद चुनाव से भाग जाए, क्या मतलब है? देखिए, आप इतनी मजहबी पत्रकार हैं, आपको ये पता है कि अगर एक ही व्यक्ति को चुनाव भी लड़वाना है, रिसोर्सेज भी कलेक्ट करने हैं और सारी व्यवस्था को भी चलवाना है, तो वो आदमी अगर 2-4 दिन निकाल के अपने चुनाव में मस्त हो जाएगा, तो बाकी जनता जिन्हें उनके तो भरोसे इस नियम से तो बाकी सारे नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल वो नहीं व्यवस्था देखते नहीं, हैं क्या? हमारे नेता किसी सिटिंग सीएम के बेटे नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज की भी हमें रिसोर्स भी मोबिलाइज खुद करना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन हमारे प्रत्याशियों को आकर चुरा के ले जा रहा है। देश का अगर इतने सम्मानित नेता आकर हमारे 3-3 प्रत्याशियों को बैठा दे रहे हैं, तो सोचिए कितना प्रेशर होगा प्रशांत किशोर पर। और उसके बाद भी चुनाव में जाकर लोगों के बीच मजबूती से मुद्दों की बात कर रहे हैं। एक बात तो तय क्या है, आप कीजिएगा जैसे बताइए? लोग उनके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक डटे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कन्विंस अपनी तरफ से अपने नेता को डिफेंड किया, इसलिए आपको बधाई। चलिए, आज का बहसबाजीगर बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी कंटेस्टेंट्स का सबका नाम ले ही लिया था विनोद जी ने कि आप लोग तो मजे हुए बल्लेबाज हैं। जब भी पिच में किसी भी तरफ से उतार दीजिए, बैटिंग अच्छी कर ही लेते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जबरदस्त आपने बल्लेबाजी की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मौजूद जनता का बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए।